दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फंडामेंटल राइट सीरीज के इस पहले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर फंडामेंटल राइट होते क्या है। कभी आपके मन में ये सवाल आया होगा कि यदि फंडामेंटल राइट नहीं होते तो स्थिति क्या होती। ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में आते होंगे, तो इस फंडामेंटल राइट सीरीज के अंतर्गत हम उन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला वीडियो होगा वो फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया यानी कि भारत में मूल अधिकारों के इंट्रोडक्शन के बारे में होगा। इसमें हम जानेंगे कि आखिर मूल अधिकारों का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट को हम देखेंगे। देन हम बात करेंगे कि फंडामेंटल राइट का ओरिजिन कैसे हुआ, यानी कि इनका उद्भव कैसे हुआ। मूल अधिकार कितने प्रकार के भारत में प्रदान किए गए हैं, इन पर बात करेंगे। टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। देन हम बात करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स की विशेषता और महत्व क्या है, इन पर चर्चा करेंगे। देन हम बात करेंगे कि ये जो फंडामेंटल राइट है इनका निलंबन किया जा सकता है, यानी कि वो कौन सी परिस्थितियां होंगी जब आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं। तो चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये फंडामेंटल राइट होते क्या है, यानी कि मूल अधिकारों का अर्थ क्या होता है। देखिए, संविधान के अंतर्गत तो फंडामेंटल राइट की कोई डेफिनेशन नहीं की गई है। सामान्य तौर पर फंडामेंटल राइट उन्हीं राइट्स को कहते हैं जो संविधान में मूलभूत अधिकार के रूप में समाहित किए गए हैं। लेकिन कुछ मामलों में इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। जैसे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में जस्टिस सुब्बा राव ने कहा कि ये जो मूल अधिकार है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट है, नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार है। देखिए, नैसर्गिक का मतलब होता है नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से, और अप्रतिदेय का मतलब होता है जिन्हें छीना नहीं जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि ये वो प्राकृतिक अधिकार हैं जिन्हें छीना नहीं जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से इंग्लिश में दीज आर नेचुरल एंड इनएलिनेबल राइट्स, यानी कि ये प्राकृतिक अधिकार है और इनको छीना नहीं जा सकता है। इस प्रकार की डेफिनेशन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के केस में कहा। उसके बाद एच एम बेक, यानी कि जो अधिकार संविधान में समाविष्ट किए गए हैं वो आपके फंडामेंटल राइट है। तो हालांकि इसमें कुछ क्लियरिटी नहीं आई। इन दोनों परिभाषाओं के आधार पर हम मौलिक अधिकारों की परिभाषा इस प्रकार से कर सकते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मानव के गरिमापूर्ण जीवन, उसके बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक ही नहीं वरन अपरिहार्य होते हैं। अपरिहार्य होते हैं मतलब कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, बहुत आवश्यक होते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति को जब फंडामेंटल राइट होंगे, जैसे राइट टू इक्वलिटी होगी, तो सभी व्यक्तियों को समानता प्राप्त होगी। व्यक्ति के क्या है, मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं जो मानव के उसके गरिमापूर्ण जीवन के लिए, डिग्निटीफुल लाइफ के लिए, उसके बौद्धिक नैतिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। उन राइट्स को फंडामेंटल राइट कहते हैं। आई होप आपको ये मीनिंग क्लियर होगा कि आगे फंडामेंटल राइट क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि इनका उद्भव कैसे हुआ, इनके ओरिजिन कैसे हुआ। देखिए, 1215 में सम्राट जॉन, जो कि इंग्लैंड के राजा थे, उन्होंने नागरिकों के लिए कुछ अधिकार एक दस्तावेज जारी किया था जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से ये था, राजा था, उसने कहा कि वो भी कानून के अधीन है। एक प्रकार से कहें तो रूल ऑफ लॉ की स्थापना यहाँ पे हुई। तो मैग्ना कार्टा में कुछ राइट जो वहां के सिटीजन्स को दिए गए थे, जैसे कि न्यायालय की स्थापना, स्वतंत्रता के कुछ अधिकार इसमें समाहित किए गए थे। देन उसके बाद 1689 में इंग्लैंड में इन मौलिक अधिकारों को लेकर बिल ऑफ राइट्स लाया गया। इस बिल ऑफ राइट्स में और नागरिकों को अधिकार दिए गए। इसमें कई और अधिकार जो मैग्ना कार्टा में नहीं थे उन्हें इसमें शामिल कर लिया गया। तो इस तरीके से फंडामेंटल राइट दुनिया में सबसे पहले आए थे मैग्ना कार्टा के रूप में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। देन 1776 में अमेरिका जो है ब्रिटिश रूल से आजाद हुआ और अपना संविधान बनाया 1776 में। हालांकि संविधान में ये बिल ऑफ राइट्स के रूप में अमेरिका ने अपने शामिल किए। अमेरिका ऐसा देश बना पहला जिसने मौलिक अधिकारों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया। हालांकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अमेरिका ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था अपना ओरिजिनल, उसमें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स नहीं थे। बाद में संशोधन के माध्यम से ये बिल ऑफ राइट्स, यानी कि जो फंडामेंटल राइट हैं, उन्हें बिल ऑफ राइट्स के रूप में शामिल किया गया था। उसके बाद 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई और इस क्रांति ने राजशाही शासन को समाप्त कर दिया। और इस राजशाही शासन के समाप्त होने के पश्चात वहां के नागरिकों को मौलिक अधिकार जो है मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा के रूप में प्राप्त हुए। तो इस तरह से पूरे दुनिया के सामने फंडामेंटल राइट का ओरिजिन हुआ। भारत जब हमारा आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब संविधान सभा की स्थापना की गई। और संविधान सभा के लिए जो प्रारूप तैयार करना था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इस समिति ने कई स्टेट के संविधान का अध्ययन किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे पार्ट 3 के रूप में शामिल किया।
यानी कि फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों को आपके पार्ट 3 भाग 3 के अंतर्गत इसे शामिल किया, आर्टिकल 12 से लेकर 35 में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहला दस्तावेज फंडामेंटल राइट का यदि पूछा जाए तो वो है आपका मैग्ना कार्टा। ठीक है, आई होप आपको ये तो समझ आया होगा कि फंडामेंटल राइट का उद्भव कैसे हुआ। अब बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों के प्रकार कितने हैं। भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय भारतीय संविधान के अंतर्गत 7 फंडामेंटल राइट थे। कितने थे? 7 फंडामेंटल राइट थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसे संशोधन के माध्यम से जो है 6 फंडामेंटल राइट हमें अभी वर्तमान में प्राप्त है। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला राइट है समता का अधिकार, यानी कि इस अधिकार के माध्यम से विधि के समक्ष समता और राज्य के अधीन नियोजन में समानता जैसे प्रावधान किए गए हैं, जिन्हें हम आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच में पढ़ेंगे। और क्योंकि हम फंडामेंटल राइट सीरीज पूरी लेके आएंगे तो इस सीरीज में क्या होगा, आपको हर राइट को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। हालांकि ये वीक के 2 से 3 लेक्चर ही अपलोड होंगे, जिन्हें आप हमारे इस पीएच जुडिशरी के चैनल पर देख पाएंगे। दूसरा आपका राइट है स्वतंत्रता का अधिकार। इसे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19 से 22 में। इसके अंतर्गत हमें बोलने की आजादी, व्यापार बिजनेस करने की आजादी, आने जाने की आजादी, राइट टू प्राइवेसी जैसे कई राइट इसमें समाहित किए गए हैं। तीसरा राइट है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 23 से 24 के बीच में। ये अधिकार आपके हर प्रकार के शोषण के विरुद्ध प्राप्त है। अगला राइट है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 25 से लेकर 28 में। ये राइट हमें देता है किसी भी धर्म को अपनाने की आजादी, किसी भी धर्म में आस्था रखने की आजादी। उसके बाद हमारा पांचवा फंडामेंटल राइट है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एवं एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 29 से 30 के बीच में हम पढ़ेंगे। ये राइट हमें अपनी संस्कृति को बनाए रखने की आजादी प्रदान करता है। अगला फंडामेंटल राइट है हमारा, यानी कि छठवां फंडामेंटल राइट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 32 के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 फंडामेंटल राइट जो है हमारे संविधान के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो पहले हमारे 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे वो कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसे हटा दिया गया है। यदि आपको ईयर पता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किस ईयर में उस फंडामेंटल राइट को मौलिक अधिकारों से यानी कि मूल अधिकारों के भाग से हटा दिया गया है। और ये सारे हैं, यहाँ पे अपन ने ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किए क्योंकि हर हर फंडामेंटल राइट को हम आर्टिकल वाइज कवर करने वाले हैं बहुत अच्छे से। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इसको यदि अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके क्वेश्चंस गलत होंगे ही नहीं। मौलिक अधिकारों की विशेषता, सबसे पहली विशेषता है कि संविधान के द्वारा प्रत्याभूत है। जो मूल अधिकार है यानी कि मौलिक अधिकार है वो संविधान के द्वारा प्रत्याभूत है, गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि देखिए ये संविधान के पार्ट 3 के अंतर्गत हमें प्रदान किए गए हैं। और इसके साथ ही साथ एक अधिकार के रूप में, संविधानों के उपचार के अधिकार के रूप में हमें एक फंडामेंटल राइट दिया गया है जो इसे गारंटी करता है आपके सारे फंडामेंटल राइट को। केवल लिखा ही नहीं गया है संविधान में बल्कि उसके उपचार का भी आपको अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये जो है आपका फंडामेंटल राइट संविधान के द्वारा प्रत्याभूत किया गया है। दूसरी इसकी विशेषता है कि ये जो राइट मूल अधिकार है ये राज्य के विरुद्ध लागू होते हैं, यानी कि एप्लीकेबल अगेंस्ट द स्टेट। देखिए कोई भी लॉ है विशेष रूप से राज्य के द्वारा बनाया जाता है और राज्य ही एक सबसे बड़ी संस्था है जो हर जगह पे मौजूद है, जो आपके अधिकारों को वायलेट कर सकता है। तो इसलिए ये जो राइट हैं आपके वो स्टेट के अगेंस्ट प्राप्त हैं। जब हम स्टेट को पढ़ेंगे, अगला जो लेक्चर होगा हमारा आर्टिकल 12 को जब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, उसमें हम ये समझेंगे कि स्टेट क्या होता है और कब ये प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी लागू हो सकते हैं। तो इन सब चीजों पर चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो तीसरी विशेषता इसकी है कि न्यायालय के द्वारा लागू योग्य है, यानी कि इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट है। ये क्या है? इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट। देखिए आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप आर्टिकल 32 एंड
आर्टिकल 226 के अंतर्गत आर्टिकल 32 में आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में, जब आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो यानी कि ये कोर्ट के द्वारा लागू करवाए जा सकते हैं। चौथी इसकी विशेषता है कि ये जो फंडामेंटल राइट है आपके, वो पूर्ण नहीं है, सीमित अधिकार है, यानी कि इन पर कुछ प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे जैसे हम इन फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे, तो उनके साथ ही कुछ प्रतिबंध जो है संविधान के अंतर्गत इन पर लगाए गए हैं। देखिए, कोई भी स्टेट असीमित अधिकार आपको दे देते, तो कहीं ना कहीं क्या होता, समाज में अराजकता आ जाती। तो इसीलिए स्टेट के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि वो किस प्रकार से कानून बनाएगा, जिसे हम आर्टिकल 13 में पढ़ेंगे। और लोगों पर भी, यानी कि जो सिटीजन है उनको भी जो राइट दिए गए हैं वो लिमिटेड है, यानी कि वो लिमिटेशन के अधीन है। यदि इस प्रकार से नहीं होता, तो कोई भी व्यक्ति, जैसे फंडामेंटल राइट की हम बात करें कि यदि आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच होती, एब्सोल्यूट होती, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होते, तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता, किसी भी प्रकार की बात करता, चाहे वो किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करे, या वो अपराध को बढ़ावा देने वाली हो, या फिर स्टेट यानी कि जो हमारा देश है उसकी डिग्निटी के अगेंस्ट हो, एकता अखंडता को तोड़ता हो, तो यदि इस प्रकार के वक्तव्य देता, तो कहीं ना कहीं क्या होता कि समाज में अराजकता आ जाती। और क्योंकि यह लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य होता है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी कि पब्लिक वेलफेयर जो रहता है उस पर विशेष ध्यान होता है। इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए बैलेंस की जरूरत होती है, और उस बैलेंस को ही ये जो लिमिटेशंस है वो बनाए रखती हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसकी एक विशेषता क्या है, ये जो राइट है वो सीमित है। देखिए, जो लिमिटेड सीमित वाला है, इसे अब आगे हम पढ़ेंगे, जब ये निलंबन की जब बात करेंगे आगे, तब इसे और थोड़ा सा समझेंगे। अगली विशेषता है सेना पर सीमित है। देखिए, जब भी कोई सेना के संबंध में है, सेना के आर्म्ड फोर्सेस के जो ऑफिसर्स हैं, या जो भी इससे संबंधित हैं, तो वहां पर ये फंडामेंटल राइट जो है वो सीमित हो जाते हैं आपके। देन अगली विशेषता है इसकी कि आपातकाल में इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। जैसे मान लो कि देश में इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो उस कंडीशन में आपके फंडामेंटल राइट जो है समाप्त हो जाते हैं, यानी कि निलंबित हो जाते हैं उस ड्यूरेशन के दौरान, उसमें आप फंडामेंटल राइट को क्लेम नहीं कर सकते हो। ये एक इनकी विशेषता है, जिसे हम आगे अभी समझेंगे निलंबन पे। देन संशोधित किए जा सकते हैं आर्टिकल 368 के अंतर्गत, जो फंडामेंटल राइट है उनमें संशोधन किया जा सकता है। पार्लियामेंट की और जुडिशरी की एक अच्छी फाइट इसके बीच में हुई थी, तो उसको हम जानेंगे, एक अलग वीडियो इसका बनाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है या नहीं। इस प्रकार से जब वीडियो आएगा उसमें इसे बहुत डिटेल में हम समझेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि जो फंडामेंटल राइट है उनकी एक विशेषता ये है कि इनमें संशोधन किया जा सकता है। संशोधन कैसा किया जा सकता है? हमेशा पॉजिटिव। जब भी अमेंडमेंट किया जाएगा तो बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के ही किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं मूल अधिकारों की, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। देन अब बात करते हैं कि मूल अधिकारों का महत्व क्या है। हमने जान लिया कि कितने टाइप के मूल अधिकार हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। यदि मान लो एक परिस्थिति इमेजिन करो कि आपके फंडामेंटल राइट आपको प्राप्त नहीं है, यानी कि आपको राइट टू इक्वालिटी नहीं है। आप किसी सिनेमा घर में या किसी होटल में जाते हैं, आप एक निचली कास्ट के व्यक्ति हैं। जब आप उस होटल में जाते हैं तो आपको वहां पे जाने से मना कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, और जबकि और लोग जा रहे हैं जो अपर कास्ट के हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, एक भेदभाव है। और इस भेदभाव को समाप्त करता है हमारा राइट टू इक्वालिटी। इसी प्रकार से यदि आपके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती, तो क्या आप अपने विचारों को, आपके एक्सप्रेशंस को व्यक्त कर पाते? आप नहीं कर पाते। तो फंडामेंटल राइट जो है हमारे, सबसे पहली चीज समता की रक्षा करता है। क्या करता है ये? समता की रक्षा करता है। प्रोटेक्शन ऑफ इक्वालिटी, प्रोटेक्ट अवर इक्वालिटी। दूसरा, ये हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करता है। तीसरा, ये हमारे अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसे प्रोटेक्ट करता है। चौथा, हमारा जो लोकतंत्र है उसे मजबूती प्रदान करता है। लोकतंत्र की मजबूती कैसे प्रदान करता है? देखिए, लोकतंत्र, हमारा देश कैसा है, एक लोकतांत्रिक देश है। और लोकतंत्र की एक विशेषता होती है कि वहां पर जनता का शासन होता है, यानी कि जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। तो इसलिए है आपको, भाई, आपके प्रतिनिधि चुनने का राइट है। तो इस तरह से यदि आपको फंडामेंटल राइट प्राप्त है, तो आपकी जो चीजें हैं वो बनी रह सकती हैं। आपका जो व्यक्तित्व का विकास है, पर्सनल डेवलपमेंट जो है,
वो हो सकता है। यदि इस प्रकार से आपको स्वतंत्रता है, यानी कि आपके फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार नहीं होते, तो आप अपना पर्सनल डेवलपमेंट नहीं कर पाते, आप बिजनेस नहीं कर पाते। जब अभी आप किसी भी प्रकार का बिजनेस कर सकते हो, आप कहीं भी आ जा सकते हो। यदि इस प्रकार के यदि फंडामेंटल राइट नहीं होते तो हम आ जा नहीं सकते थे। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो हमें फंडामेंटल राइट के महत्व को बताती हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट के महत्व के बारे में एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 2007 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो फंडामेंटल राइट है, यानी कि जो मूल अधिकार है, वो नागरिकों को राज्य के द्वारा दान के रूप में नहीं दिए गए हैं। यानी कि ये राज्य के द्वारा गिफ्ट नहीं है। भाग 3 के अंतर्गत, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो पार्ट 3 के अंतर्गत हमें मूल अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार प्रदान नहीं करता, बल्कि इस बात की पुष्टि करता है कि उनका अस्तित्व है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट है उनको संरक्षण प्रदान करता है पार्ट 3। क्योंकि फंडामेंटल राइट तो मानव जो है, मनुष्य वर्ग का सदस्य होने के कारण उसे प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त होते हैं। बस उन्हीं राइट को प्रोटेक्ट करता है आपका पार्ट 3। ये कहा गया था आपके एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में, इंपोर्टेंस के बारे में इसके। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि मूल अधिकार क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है हमारी, वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि वो निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, सस्पेंड किए जा सकते हैं। वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें सस्पेंशन होता है? देखिए, सबसे पहले है सेना के सदस्य, जो भी मिलिट्री के मेंबर्स हैं या जो भी सुरक्षा बल हैं, उनके संबंध में मूल मूल अधिकार को संसद जो है आर्टिकल 33 के अंतर्गत लॉ बना के जो है सीमित कर सकती है। यानी कि उनके संबंध में इनको कम कर सकती है, चाहे तो उनको निलंबित भी कर सकती है। जैसे मान लीजिए कि आप पुलिस में है और आपकी कहीं पर एक विशेष ड्यूटी लगी हुई है, और आप उस ड्यूटी को छोड़ के ये कहते हैं कि नहीं, मुझे तो आने जाने की आजादी है और मैं, मेरा ये फंडामेंटल राइट है। तो वो कहीं ना कहीं उनका जो ड्यूटी है, यानी कि जो कर्तव्य है, उसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पाएगा यदि उनके संबंध में इसको कम ना किया जाए तो इसलिए संसद जो है लॉ बना के आर्टिकल 33 के अंतर्गत फोर्सेस के संबंध में जो है, सेना के संबंध में इनको कम कर सकती है, फंडामेंटल राइट को सीमित कर सकती है। दूसरा है सेना विधि लागू होने पर। देखिए, जिन भी क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू होता है, तो वहां पर आर्टिकल 34 के अंतर्गत मौलिक अधिकार स्वयं ही समाप्त से ही हो जाते हैं, यानी कि एक तरीके से सीमित हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अगली कंडीशन है जिसके द्वारा आपके मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, वो है संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए, आर्टिकल 368 के अंतर्गत, आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की पावर किसे दी गई है? पार्लियामेंट को, यानी कि संसद को। संसद को ये पावर है कि वो संविधान को संशोधित कर सकती है। इवन दैट आपके जो फंडामेंटल राइट है, उनमें भी संशोधन कर सकती है। हालांकि ये जो फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जाता है, वो बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर किया जाता है। जब हम धीरे धीरे फंडामेंटल राइट्स को अगले कुछ लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो आपको क्लियरिटी आएगी कि फंडामेंटल राइट में कब कब संशोधन किया गया है और क्या क्या संशोधन किया गया है। ठीक है। देन आपात उद्घोषणा के अधीन है। जब कोई भी इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है आर्टिकल 352 के अंतर्गत, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, तो आपके जो फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड हो जाते हैं। आर्टिकल 359 के अंतर्गत क्या है आपका? आर्टिकल 359 बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है ऑर्डर के द्वारा, आदेश के द्वारा आपके फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं यदि युद्ध, भयाक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, हाँ, सशस्त्र विद्रोह के कारण यदि उद्घोषणा की जाती है। तो इसमें केवल आपके आर्टिकल 20 एंड 21 जो है सस्पेंड नहीं होते, यानी कि इनका निलंबन नहीं होता है। निलंबन नहीं होता है। ड्यूरिंग इमरजेंसी में क्या है, आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन नहीं हो सकता है। ठीक है। तो आपात उद्घोषणा में आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं स्वतः। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये 4 कंडीशन है जिनमें आपके मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। देखिए, आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिए, आपके आंसर वहां पे मिलेगा। अब आगे क्या, अगला लेक्चर जो होगा वो अब आर्टिकल 12 पर होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि स्टेट क्या है, स्टेट की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेट को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि फंडामेंटल राइट में भी स्टेट की डेफिनेशन काम आती है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी। तो स्टेट को जब आप समझोगे तो फंडामेंटल राइट को आप इन्फोर्स करवा पाओगे, नहीं तो आपको स्टेट ही नहीं पता होगा तो किसके अगेंस्ट आप फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करा पाओगे। आई होप आपको ये फंडामेंटल राइट का इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा,
और आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो आप अपनी राय जरूर बताइएगा कि ये सीरीज का पहला वीडियो आपको कैसा लगा। और आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।